सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है और प्रधानमंत्री जी ने इस पोर्टल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में लॉन्च किया, जिसका आयोजन अभी नई दिल्ली में 11 से लेकर 13 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत की मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने पर चर्चा करना। और इसकी थीम भी थी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। और बाकी इस ज्ञान भारतम पोर्टल की अगर बात करते हैं तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें भारत की सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटली रखा जाएगा। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हो गया पांडुलिपि, मतलब ऐसे दस्तावेज जिन्हें हाथ से लिखा गया हो। तो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं जिन्हें हाथ से लिखा गया था, तो हमें उनको कंजर्व करना है, वरना वो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उन्हें हमें डिजिटली कन्वर्ट करना है। तो ये उसी के लिए है, उनको कंजर्व करने के लिए। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत लॉन्च किया गया। ये पोर्टल ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है। अब ज्ञान भारतम मिशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पोर्टल को लाने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। फायदा क्या होगा, फायदा बता दिया। भारत के हेरिटेज और कल्चर को कंजर्व किया जाएगा और आने वाले यूथ को भारत के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा। अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे, वो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में। तो ये जरूरी है। इसके अलावा साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वो सभी डेटा इस पोर्टल से ही एक्सेस कर सकेंगे। मैंने कहा ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो इस मिशन को 2025 के बजट में लाया गया था। इससे पहले नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य है भारत की पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का संरक्षण करना, कंजर्व करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इसके लिए बजट रखा गया था 60 करोड़ रुपए का। इसके अलावा कुछ और पोर्टल वगैरह मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखो। अभी वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप को लॉन्च किया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। ड्रम एप्लीकेशन को आईआईटी खड़गपुर ने। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और कौन सा पोर्टल है, ई नगर पालिका 2.0। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने। जीओआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड वेब पोर्टल को लॉन्च किया सीडेक ने। सामूहिक प्रतिवेदन मंच नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सेबी ने। अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की पेट्रोलियम मंत्रालय ने। किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोज को लॉन्च किया, आईआईटी पलक्कड़। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो ये सभी पोर्टल्स भी हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में है, तो आंसर होगा मिजोरम। तो अभी मोदी जी ने 13 सितंबर को बेराबी सेरांग रेल लाइन का भी उद्घाटन किया है। ये रेलवे लाइन मिजोरम में है और आप कह सकते हो मिजोरम का ये पहला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। और इसी रेलवे लाइन के साथ मोदी जी ने मिजोरम में 3 नई ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन की बात करें, ये मिजोरम में है। लंबाई की बात करें 51.38 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें लागत आई है 8070 करोड़ रुपए की। इस रेलवे लाइन में टोटल टनल अगर देखोगे 48 हैं, बड़े ब्रिज 55 है, छोटे ब्रिज 87 है। और ये इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रेलवे के 172 साल के इतिहास में पहली बार मिजोरम की कैपिटल आइजोल को डायरेक्टली इंडियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो आइजोल ये अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की चौथी कैपिटल सिटी होगी जिसे डायरेक्टली रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पहले असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ही रेलवे से जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात मिजोरम की हो रही है तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल आइजोल हो गई है, मुख्यमंत्री हैं लालदुहुमा, गवर्नर हैं वीके सिंह। चापचारकुट महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव हो गया। और एक नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ था मिजोरम में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य बना था मिजोरम। उसके अलावा हमने देखा राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बन गई है आइजोल। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मिजोरम के लुंगफुन रोपुई स्थल को राष्ट्र महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई। और मिजोरम अभी भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य भी बन गया था। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन हुआ 5 से लेकर 12 सितंबर तक। कहाँ पे? ग्वांगजू, साउथ कोरिया में। मेडल टैली में अगर आप देखोगे तो भारत चौथे स्थान पर है फ्रांस के साथ, और भारत ने यहाँ पे 2 मेडल जीते जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है। जो गोल्ड आया है वो मेंस कंपाउंड टीम लेकर के आई है, जिसमें ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश थे। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? साउथ कोरिया। 2 गोल्ड है, एक सिल्वर, 4 ब्रोंज है इसके पास। दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे स्पेन और चौथे पे भारत है। इसका आयोजन करता है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। इसकी स्टैटिक देख लो, स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट है उगुर एडनर जो कि तुर्की से हैं। बाकी तीरंदाजी से, आर्चरी से आपको 2-3 पॉइंट और याद करवाऊं तो याद रखना भी, देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये किया जाएगा, अभी दिल्ली में होगा अक्टूबर में। और अभी जो 19वां वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था, विनिपेग कनाडा में हुआ था, उसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा था। पहले पे उसमें भी साउथ कोरिया ही था। और जो आज हमने बात करी है वो है ये वाली चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जो साउथ कोरिया में हुई। 53rd नंबर का एडिशन है ये, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत। तो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये पहला एडिशन होगा 11 से लेकर 25 नवंबर तक। कहां पर? भारत में ही होगा। भारत में भी कहां? नई दिल्ली और बेंगलुरु में। इसके अलावा वैसे काठमांडू को तीसरे सिटी के रूप में चुना गया था, पर नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके कारण अब तीसरी सिटी के रूप में किसी और को चुना जाएगा। और इसमें जो भारतीय टीम होगी उसकी कप्तान बनाई गई है दीपिका टीसी, और वाइस कप्तान है गंगा एस कदम। तो याद रखना, ये पहला नेत्रहीन महिला T20 वर्ल्ड कप है जो पहली बार होगा, भारत में होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ब्लाइंडनेस से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ। देखो, अभी ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम को लॉन्च किया था, जो कि एक तरह की बायोनिक आंख है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है तो निकट दृष्टिकोण मायोपिया, और ये दूर होगा कॉन्केव लेंस से। और पास की चीजें साफ नहीं दिख रही है, मतलब दूर दृष्टिकोण है, हाइपरमेट्रोपिया। तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थेल्मोलॉजी। और एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसने लॉन्च किया था ब्लाइंड साइट, जिसमें ये दिमाग में एक तरह की चिप लगाएंगे और लोगों को दिखने लगेगा। वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। अंधापन नियंत्रण पॉलिसी, राइट टू साइट पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और भारत ने भी ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया, यह अंधेपन का प्रमुख कारण होता है। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? ऑन्कोसेरसियासिस, और इसे समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था नाइजर। वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस, हमने देख लिया, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। और अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट मिल चुका है, उसका नाम क्या है? INS एंड्रोथ। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि INS एंड्रोथ क्या है, तो ये हमारा दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। और अभी ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। किसने बनाया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। तो ये युद्धपोत उथले पानी में यानी कि शेलो वाटर में पनडुब्बी रोधी अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान और माइन बिछाने जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये अगर इस श्रेणी का दूसरा है तो पहला कौन सा था? पहला वाले का नाम भी पूछ सकते हैं। INS अर्नाला उसका नाम था, कई बार हमने पढ़ा इसके बारे में। तो और इसका नाम जो INS एंड्रोथ है ना, ये एंड्रोथ किसके नाम पे हमने इसका नाम रखा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक द्वीप है जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, एंड्रोथ, उसी के नाम पे इसका नाम रखा है। और INS का क्या मतलब हो गया? इंडियन नेवल शिप। कुछ मैं आपको इसी तरह के पॉइंट रिवाइज कराता हूँ, वैसे कल भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। जैसे कि देखो, अगर पूछे भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला, ये पढ़ाया मैंने आपको हमेशा। और अब इस श्रेणी का दूसरा आ चुका है INS एंड्रोथ, उसका नाम है। INS अरिहंत क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है।
INS अरिघात भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत INS निर्देशक है। पहला INS संध्याक था। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी, जिसका नाम है विनेत्रा। और रूस से हमने लिया INS तोशील। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और उसके लिए किस जहाज को डुबोएंगे? INS गुलदार। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश। और प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम है INSV कौंडिन्य। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा आर वैशाली। तो भारत की 24 वर्षीय चेन्नई की रहने वाली हैं ये भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, और इन्होंने लगातार दूसरी बार महिला फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट को जीत करके इतिहास रच दिया। ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने किनको हराया ये भी पूछ सकते हैं डीप में जाना चाहे तो याद रख लो, कैटरीना लेग्नो को हराया था। ये यूक्रेनी रूसी महिला है, या यूक्रेनी रूसी महिला चेस ग्रैंड मास्टर है। और वैसे मैं आपको बता दूं, पिछला वाला जो ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट हुआ था उसमें पुरुष चैंपियन भी भारतीय थे, विविध गुजराती। लेकिन इस बार पुरुषों में ये खिताब हमने नहीं जीता, हमने महिला वाला जीता है। और रिकॉर्ड भी बना दिया कि लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया हमने। हमारी ओर से किसने? आर वैशाली ने। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बाकी चेस से बनने वाले कल ही मैंने सारा सब कुछ आपको रिवाइज करवाया था। तो आज एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड फिडे है। स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड हो गया। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। बाकी पूरा चेस मैंने आपको कल ही रिवाइज करवाया था, इसीलिए मैंने आज सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो 5वां राजभाषा सम्मेलन अभी 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया या उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में। और यहाँ पर अमित शाह ने केंद्र सरकार की 2 प्रमुख पहलों पर बात की है। एक है सारथी प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की सेवाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। और एक बात की उन्होंने हिंदी शब्द सिंधु कोश की, जिसका उद्देश्य है तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मानकीकृत हिंदी शब्दावली उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 केंद्र सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, उनकी चर्चा की, वो मैंने आपको बता दिया। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ वो हमने देख लिया। अब इसी तरह से कुछ और सम्मेलन हैं, समिट्स हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और ये पॉइंट याद रखना, जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। मतलब होगा, अगले साल होगा। अभी वाला तो पूरी उड़ीसा में हुआ। और 68 नंबर का 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये हुआ, ये इस साल अक्टूबर में होगा ब्रिज टाउन बारबाडोस में। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ दिल्ली में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन ये अभी ईटानगर में हुआ। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस का आयोजन ये अभी बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। उद्देश्य है दुनिया में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना और उसे बढ़ावा देना। इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा नवंबर 2007 में घोषित किया गया था। पहली बार 2008 में मनाया, 15 सितंबर 2008 को। थीम क्या है? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। और वैसे 15 सितंबर को ही भारत में इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। किसकी याद में? तो एम विश्वेश्वरैया जी की याद में। उसकी भी थीम है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। एम विश्वेश्वरैया जी की बात करें, वे मैसूर कर्नाटक से बिलोंग करते थे।
एक इंडियन सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के दीवान थे। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल चुका है 1955 में। ठीक है, तो 15 सितंबर को ये 2 दिवस हो गए। एक बार सितंबर के डेज सारे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहे। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो होता ही है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और अभी 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड? तो आंसर होगा जैस्मिन लेम्बोरिया। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आ जाएगा कहां पर हुआ? लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ। 4 से लेकर 14 सितंबर तक हुआ अभी, और ये पहला एडिशन था। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल थे और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है हमारे पास। 2 गोल्ड कौन? एक तो जैस्मिन लेम्बोरिया लेकर के आई 57 किलोग्राम कैटेगरी में, और यहाँ पे इन्होंने हराया किसको ये पूछोगे तो पोलैंड की जूलिया को हराया। और दूसरा गोल्ड लेकर के आई है मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी में। मेडल टैली आप देखो, पहले स्थान पर कजाकिस्तान है 7 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे पे उज्बेकिस्तान है और तीसरे पे भारत है। अच्छा, बॉक्सिंग से याद रखना, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अभी पहला एडिशन हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का लिवरपूल इंग्लैंड में। इसका जो अगला एडिशन होगा 2027 में होगा, वो भी याद रखना कहाँ पर होगा? अस्ताना कजाकिस्तान में। और अभी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने थे अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। ये नाम भी ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट्स में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डी लपांग का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे डी लपांग और अभी उनका निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में। वे मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी से थे और वे मेघालय के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। वे वहां पे मेघालय में 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 5वें नंबर के थे, ये कह रहा हूं मैं। अब निधन से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के आपको नाम बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न रहेगा कि आप बताओगे अभी वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। बाकी अब देखो, अगर पूछे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का निधन हो गया, नाम क्या है? डॉक्टर MR श्रीनिवासन, 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, क्योंकि 2025 में मिला पद्मश्री। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में मिला पद्म विभूषण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से जानते थे। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, ला गणेशन। औषधीय पौधे आरोग्य पच की खोज करने वाले कट्टी मथन कानी का निधन हो गया, वे केरल से बिलोंग करते थे। तो ये वो सभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके अभी हाल ही में निधन हुए, हमने रिवाइज कर लिया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और डेली इनकी क्विज आपको मिल जाती है कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाकर के इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिलती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया? एम्स दिल्ली। और लोकसभा अध्यक्ष ने अभी 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहां पर? बेंगलुरु। AI चालित XLAUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किया ऑस्ट्रेलिया ने। और 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा गोवा। चौथे तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? इटली में। और विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। विश्व हिंदी दिवस मनाया 14 सितंबर को। एपिडा ने किस राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? बिहार। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहां कमीशन किया? गुरुग्राम। और विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए शोर परियोजना के तहत $212.64 मिलियन मंजूर किए? तो आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि ये उजाला योजना
कब लॉन्च किया गया था इसको? तो आंसर होगा 5 जनवरी 2015 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।